बस सैलरी टाइम आने वाला है, बात समझ। तो जो संस्कृति है वो क्या है, अमूर्त हो। क्लियर यहाँ तक बात? चलिए इसकी हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। पहला, संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण पाया जाता है। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सामाजिकरण के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। भाई जो भी आपको प्रतीक मिले हैं वो आपके माता पिता ने आपको सिखाए हैं, वो आपके माता पिता को उनके माता पिता ने सिखाए होंगे। इस प्रकार से जो संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, हस्तांतरित होती है। दूसरा, परिवर्तनशीलता। तो जो संस्कृति है ये देश और काल के हिसाब से परिवर्तित होती है। देश मतलब अलग अलग समाज, अलग अलग समाजों में आप देखेंगे अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। उदाहरण के लिए हमारे भारतीय समाज में आप जूते चप्पल पहन के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, ये हमारी संस्कृति है। विदेश में या यूरोप जो कंट्रीज हैं वहां पर आप जूते पहन के चर्च में जा सकते हैं, ये वहां की संस्कृति है। तो जो संस्कृति है ये देश और काल, काल मतलब समय के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। भाई पहले पर्दा प्रथा हमारे यहाँ की संस्कृति थी, अब पर्दा प्रथा संस्कृति नहीं रही है। अब आपको पर्दा करने की आवश्यकता नहीं है, अब वो स्वेच्छा से करती है, वो बात अलग है। तो ये जो संस्कृति है ये देश और काल के हिसाब से क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक। विशिष्टता, अभी देखिए ये संस्कृति का प्रमुख गुण है कि विशिष्टता। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल बताया था कि सम्मान प्रदर्शन करने का तरीका, हमारे भारत में पैर छू के, किसी जनजाति में एक दूसरे के मुंह पर थूक कर, किसी समाज में किसी के आने पर बैठ जाना, ये सम्मान प्रदर्शन होता है। हमारे यहाँ खड़ा हो जाना, भाई कोई हमसे बड़ा आ जाए तो हम खड़े हो जाते हैं तो हम उसको सम्मान दे रहे हैं। किसी समाज में पाया जाता है कि कोई आया तो बैठ जाए, ये सम्मान देना होता है। तो हर समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती। जैसे भारतीय समाज की संस्कृति थी संयुक्त परिवार व्यवस्था, जो आज भी ग्रामीण समाज में पाई जाती है। अन्य समाजों में एकांकी परिवार पाए जाते थे, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। तो हर समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। क्लियर है? अगली विशेषता, मानव निर्मित। ये जो संस्कृति है एक ऐसी है, मानव निर्मित है, इसका निर्माण मानव ने किया है। आपके जितने भी कार्य व्यवहार के तरीके हैं, सारे तरीके ये किसके द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा। मानव में कुछ विशेषताएं होती है जिसके कारण वो संस्कृति का निर्माण कर पाता है। जिसमें से एक विशेषता है मानव की भाषा। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको समझ पाता है, जिसके कारण हम संस्कृति का निर्माण कर पाते हैं। तो ऐसी कई विशेषताएं मानव में पाई जाती हैं जिसके कारण मानव ने संस्कृति का क्या किया है, निर्माण किया है। ठीक है। अनुकूलन। ठीक, संस्कृति समय और स्थान के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता रखती है। जैसा स्थान होगा वैसी ही संस्कृति होगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि वस्त्र पहनने का तरीका, उत्तर भारत में चले जाइए तो सब लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, पूरे ढके हुए। क्यों? क्योंकि वहां ठंड पाई जाती है। ठीक। आप मध्य भारत में आ जाइए तो लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, नॉर्मल, जैसे अपन पहने पैंट शर्ट, है ना, क्योंकि यहाँ ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, तो हम उस हिसाब के वस्त्र पहन सकते हैं। साउथ में चले जाइए तो देखिए वो कम वस्त्र पहनते हैं, लुंगी पहन ली, ऊपर शर्ट पहन ली। क्यों? क्योंकि वो स्थान गर्म होते हैं। तो जैसी संस्कृति होती है, संस्कृति स्थान के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेती है, अनुकूलन कर लेती है, एडजस्टमेंट कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक गुण। तो जो संस्कृति है ये किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं, ये किसकी देन है, समाज की। कोई एक व्यक्ति सोचे कि मैं एक नई संस्कृति का निर्माण कर दूंगा तो वो नई संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता। ये किसका गुण है, समाज का गुण है। तो संस्कृति में सामाजिक गुण पाया जाता है। और लास्ट है इसकी विशेषता
मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। किसी भी संस्कृति का जो निर्माण होता है उसका उद्देश्य होता है मानव की आवश्यकता की पूर्ति करना, तभी उस संस्कृति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये एक विशेष गुण है जिसके अंतर्गत मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्कृति का क्या होता है, निर्माण। ये थी संस्कृति की विशेषता है। आगे संस्कृति के कुछ उपादान पाए जाते हैं। ये देखिए संस्कृति के उपादान। संस्कृति उपादान से आशय उन अंगों से, उन पार्ट्स से है जिनसे मिलकर आपकी संस्कृति बनती है। किसी भी समाज का जो कल्चर है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स को जब मिला दिया जाता है तो संस्कृति का क्या होता है, निर्माण। तो मुख्यतः इसके 4 पार्ट हैं। पहला सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व जो है ये संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको अगर आप विभाजित करेंगे तो उसका मूल स्वरूप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये संस्कृति की सबसे छोटी इकाई पाई जाती है। उदाहरण के लिए वस्त्र। वस्त्र क्या है, ये सबसे छोटी इकाई। जैसे हमने कह दिया साड़ी, ठीक है, कुर्ता पजामा, ये संस्कृति की सबसे छोटी इकाई। ठीक, साड़ी को आप विभाजित करेंगे वो किसी काम की नहीं बचेगी। कुर्ता पजामा अलग करेंगे, कुर्ता पजामा नहीं बचेगा, है ना। जैसे शब्द, और समझने के लिए ले लें एग्जाम्पल, शब्द। अब कोई शब्द है, अगर आपने उसको तोड़ दिया फिर क्या उसका कोई महत्व बचेगा, नहीं बचेगा। तो जो शब्द है ये संस्कृति की क्या है, सबसे छोटी इकाई। इसे हम किस नाम से जानते हैं, सांस्कृतिक तत्व के नाम। यहां तक बात क्लियर है। दूसरी है सांस्कृतिक संकुल। तो ये जो विभिन्न सांस्कृतिक तत्व हैं जब ये आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, संस्कृति संकुल। फॉर एग्जाम्पल संस्कृति संकुल के लिए हम मान लेते हैं शब्द के बाद भाषा, ये क्या हो जाएगी। या हम बात करें जो विवाह में 7 फेरे लिए जाते हैं, ये 7 फेरे क्या हो गए। जैसे जो महिला है उसने साड़ी पहनी, विवाह में नॉर्मली साड़ी पहनी जाती है। अरे हाँ कि ना। तो आप लोग मतलब ऐसे मत बैठो यार कि आप अलग समाज से आए हो, मैं अलग समाज से आया हूँ। मैंने पहले ही कहा था वो सारी चीजें जो आपके जीवन में घटित हो चुकी हैं। विवाह नहीं हुआ तो विवाह में गए तो हो कि नहीं गए, गए थे साहब, फिर हमने आंखें बंद कर ली, ऐसा था। 7 फेरे देखे होंगे, है ना। तो महिला ने साड़ी पहनी, पुरुष ने कुर्ता पजामा पहना और विधि विधान के साथ 7 फेरे हुए, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे सांस्कृतिक संकुल थे, है ना, कि भाई महिला की भी एक वेशभूषा थी, पुरुष की भी एक वेशभूषा थी, पंडित जी की भी एक वेशभूषा थी। पंडित भी पंडित के रूप में आए, जींस टी शर्ट में तो आ नहीं जाएगा। चल यार सकता हूँ, ऐसा तो है, टोपी मोपी नॉर्मल आते हैं। सबकी एक वेशभूषा होती है और ये सारे संकुल मिलते हैं, सॉरी तत्व मिलते हैं, तब एक सांस्कृतिक संकुल बनता है कि साहब विवाह में 7 फेरे हुए। यहाँ तक बात कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रतिमान। रुथ बेनेडिक्ट ने अवधारणा दी है सांस्कृतिक प्रतिमान, यानी जब सांस्कृतिक तत्व और संकुल, यानी जब ये विभिन्न जो संकुल हैं ये आपस में मिल जाते हैं तो एक सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण होता। उदाहरण के लिए विवाह में 7 फेरे होते हैं, द्वार 4 होता है, दूल्हा जाता है द्वार 4। तो एक द्वार 4 भी आपस में क्या है, एक संकुल है, ठीक है। द्वार 4 हुआ, मेहमान आए, मेहमानों ने गिफ्ट विफ्ट दिया, है ना, खाना वाना खाया, वो भी एक संकुल है। उसके बाद फिर 7 फेरे हुए, 7 फेरे के बाद फिर कन्यादान हुआ, कन्यादान के बाद फिर पांव पकड़ाई हुई,
अलग अलग चलते हैं ना नाटक, सुबह तक चलते रहते हैं, ठीक है। फिर विदा हुई, फिर लड़की रोती है, फिर कसम खाती है, तब जीवन भर मैं तुझे रुलाऊंगी, है ना। तो उस समय दूल्हा ही एक रहता जो नहीं रोता है, बाकी सब रो रहे हैं, लड़की वाले तो रो रहे हैं, है ना, दूल्हा नहीं रोता। तो महिला उस दिन कसम खाती है कि तू नहीं रो रहा है ना? ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सांस्कृतिक प्रतिमान, यानी जो विवाह है। भाई हमने जब सारी चीजों को मिला लिया, 7 फेरे, द्वार 4, कन्यादान, विदाई, ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तब एक चीज बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रतिमान। तो विवाह क्या हो गया? सांस्कृतिक प्रतिमान। 7 फेरे और ये सारी चीजें क्या हो गई? संकुल हो गए, है ना, जो छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बन रहे हैं। भाई द्वार 4 हो रहा है तो थाली रहेगी और वो दिया वगैरह वो उतारी जाएगी, दुनियादारी मंत्र मंत्र पढ़े जाएंगे, छोटे छोटे सारी चीजें मिलके संकुल बनते हैं, है ना। और ये क्या है? संकुल किससे मिलकर बना? तत्वों से। और ये जो प्रतिमान है ये किससे? संकुल से। और जब बहुत सारे प्रतिमानों को हम मिला देते हैं तो संस्कृति का निर्माण हो जाता है, जिसे सांस्कृतिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब कि एक विशेष क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रतिमान पाए जाते हैं। जैसे भारतीय जो संस्कृति क्षेत्र है, इसमें आप देखेंगे सामान्यतः एक विवाह पाया जाता है, संयुक्त परिवार पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे सांस्कृतिक प्रतिमान हैं जो एक क्षेत्र विशेष का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। भाई उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है, ये भी एक क्या है? सांस्कृतिक प्रतिमान है, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक प्रतिमान किसका निर्माण कर देते हैं? सांस्कृतिक क्षेत्र का। क्लियर? तो प्रत्येक क्षेत्र विशेष के अपने कुछ सांस्कृतिक प्रतिमान होते। आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो मातृ सत्तात्मक समाज पाया जाता है। विवाह के समय महिला का दर्जा पुरुष से ऊपर होता है। उत्तर भारत में पुरुष समाज का दर्जा ऊपर होता है। आप देखें दहेज प्रथा उत्तर भारत में चलती है, दक्षिण भारत में दहेज प्रथा नहीं चलती। पूर्वोत्तर भारत चले जाइए, वहाँ भी मातृ सत्तात्मक जनजातियाँ पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतियाँ, है ना। जो गारो, खासी जनजाति में चुगट्टा विवाह चलता है कि नौकर बना के रखते हैं, वो जो पति होता है घर का नौकर होता है, वहाँ ऑफिशियली नौकर होता है, बाकी देश में ऑफिशियली होता है, वहाँ अभी बता के रखते तू नौकर है ना, बता के। तो अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे अलग अलग सांस्कृतिक प्रतिमान पाए जाते। क्लियर हुई यहाँ तक बात? एक नजर मान लीजिए 2 मिनट में। चलिए साहब बढ़े आगे। विशेषताएं हमने देख ली, भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषता है ये देख लेते हैं। स्पेशली कभी प्रश्न आ जाए कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है ना, जैसे 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो संस्कृति की विशेषता बताइए, तब आपको बताना है अमूर्त होती है, हस्तांतरित होती है, विशिष्टता पाई जाती है, वो संस्कृति की ध्यान रखिए।
एक आ सकता है भारतीय संस्कृति की विशेषता बताएं। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता में सबसे पहले संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का अर्थ होता है जहां दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार कहा जाता है। ऐसा परिवार जहां दो या दो से अधिक पीढ़ियां एक साथ निवास कर रही हैं, जिनकी एक ही रसोई है और संयुक्त संपत्ति है और एक ही पूजा स्थल है। ये ध्यान रखिएगा, है ना? उसे ही हम क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार कहेंगे। दो या दो से अधिक पीढ़ी यानी माता पिता, उनके माता पिता और ये माता पिता के बच्चे, ये जब एक साथ निवास करें, यानी अगर आप अपने दादा दादी के साथ निवास कर रहे हैं तभी आपका परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार। अगर आप केवल अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे हैं तो आपका परिवार कैसा है? एकल परिवार, है ना? न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली क्या हुई? जहां दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ एक ही छत के नीचे निवास कर रहे हैं। और ये जो संयुक्त परिवार व्यवस्था है, ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। ये केवल भारतीय समाज में ही पाई जाती है। दूसरी, जाति व्यवस्था। जैसा मैंने इससे पहले चर्चा की कि जाति जो है भारतीय समाज की एक विशिष्ट विशेषता है, क्योंकि भारत के बाहर अन्य किसी भी समाज में जाति नहीं पाई गई। जब समाज शास्त्रियों ने अध्ययन किया, दीपांकर गुप्ता, रजनी कोठारी, है ना, इनने जब अध्ययन किया जाति का, तो इनने कहा भाई भारतीय समाज के अलावा अपने आदर्श रूप में जाति कहीं नहीं पाई जाती। अब जाति तो पाई जाती है, क्योंकि कई भारतीय जो कनाडा जाके रहने लगे, सिंगापुर जाके रहने लगे या दक्षिण अफ्रीका जाके रहने लगे, तो जाति तो ले गए हैं वो अपने साथ, पर अपने विशिष्ट स्वरूप में जो वास्तव में भारत में अपनी विशेषताओं को लेकर जाति व्यवस्था है, वो अन्य कहीं नहीं। ठीक है। अगली भारतीय संस्कृति की विशेषता तो वर्ण और आश्रम व्यवस्था। ये जो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था पाई जाती थी, ये केवल और केवल कहाँ पाई जाती थी? भारतीय संस्कृति में। दुनिया की अन्य संस्कृतियों में इस विशेषता का क्या है? अभाव। ठीक है। अगली है सहिष्णुता। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता का प्रमुख कारण ही क्या रहा है? सहिष्णुता रहा है। भारतीय संस्कृति शुरू से ही सहिष्णु संस्कृति रही। हमने दूसरों के भी मूल्यों मानकों को महत्व दिया है। ठीक। नेक्स्ट, प्राचीनता। जब दुनिया की अन्य संस्कृतियां जंगली अवस्था में थी, बर्बर अवस्था में थी, जब भारतीय संस्कृति अपना विकास कर, है ना? आप कोई भी धर्म देख लीजिए, किसी भी समाज को देख लीजिए, सब भारतीय समाज के बाद यानी भारतीय संस्कृति के बाद ही आए। कोई भी धर्म, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ठीक है, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, ये सब कब आए हैं? हिंदू धर्म के बाद। और हिंदू धर्म कहाँ का है? भारतीय संस्कृति का। तो जो भारतीय संस्कृति है दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक। अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद का अर्थ होता है अध्यात्म मतलब आत्मा, ईश्वर, जीव। जब इन पर हम विचार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अध्यात्म। और अध्यात्मवाद जो है ये भारतीय संस्कृति की अनूठी विशेषता है। अन्य संस्कृतियों में अध्यात्मवाद जो गया वो कहाँ से गया? भारत से ही गया। पहले आप देखें, जैसे सुकरात पढ़े, प्लेटो पढ़े या अरस्तु पढ़े, हम जब पढ़ते हैं ना, सुकरात और प्लेटो और अरस्तु जब हम पढ़ते हैं तो इन लोगों ने कहीं भी ईश्वर विचार या आत्मा विचार या जीव विचार को इतनी प्रमुखता से नहीं रखा। इनने प्रत्यय संबंधी विचार दिए, सद्गुणों संबंधी विचार दिए, राज्य की अवधारणा दी। पर आप सोचिए, इनसे भी प्राचीन थे हमारे शंकराचार्य। जो हमारे शंकराचार्य ने जीव विचार दिया, ईश्वर विचार दिया, आत्मा विचार दिया, बुद्ध ने दिया, है ना? तो ये जो सारी अध्यात्मवाद है, ये किसकी विशेषता है? भारतीय संस्कृति। नेक्स्ट, धर्म और पुनर्जन्म। इसको कर्म कर लीजिए, कर्म एवं पुनर्जन्म कर देता है।
ये कहाँ पाया जाता है? भारतीय समाज में ही पाया जाता है। हमारे समाज में ही कहा जाता है कि भाई जो जिस प्रकार के कर्म करेगा उन कर्मों के हिसाब से ही आपको अगला जन्म मिलेगा। कैसे आपके कर्म रहेंगे वैसे ही आपका अगला जन्म रहेगा। ठीक है। और लास्ट है लोचशीलता। मतलब हमारी संस्कृति में बड़ी लोचशीलता पाई जाती है। ठीक, जैसे कल ही मैंने एग्जाम्पल बताया था, मेरी कुंडली दिखाई गई, कहा गया साहब लड़के के ऊपर काल सर्प दोष है, क्या किया जाए? नहीं, गुरु कमजोर है। गुरु कमजोर है तो ठीक है, तो बोले क्या करें साहब उपाय? पंडित जी ने गुरुवार का उपास करवाओ लड़के से। उन्होंने कहा साहब लड़का नहीं करेगा, उपास तो बिल्कुल नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो। माता जी ने कहा नहीं साहब हमारा थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता है, हमको दवाइयाँ खाना रहती है। कोई दिक्कत नहीं, लड़के के पिताजी कर लो। कितनी लोचशीलता है, कोई ज्यादा तनाव वाला मुद्दा नहीं है। तो ये भी भारतीय संस्कृति में ही, और आप अन्य संस्कृतियों को देखें, अन्य संस्कृति जितनी कट्टर है अपने मूल्यों मानकों को लेकर, यानी भारतीय संस्कृति में आप अपना धर्म भी परिवर्तित करना चाहें तो धर्म भी क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ? अन्य संस्कृतियों में इस प्रकार की विशेषताएं देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये सब भारतीय संस्कृति की क्या है साहब? विशेषताएं। एक नज़र मार लीजिए। पढ़े, ठीक है, वही चीजें हैं जो अपन ने बोली है ना, वही। आगे आ जाते हैं सभ्यता, इसी के पीछे है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि भाई सभ्यता और संस्कृति में जब हमने अंतर किया तो पर्यावरण का वो मानव निर्मित भाग जो कैसा है? मूर्त है। ठीक है। जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का क्या है? साधन है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। ठीक है। इसको मैकाइवर पेज ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि सभ्यता में उन भौतिक तत्वों को, भौतिक तत्व है ना, ये सारे जितने आपको जो दिखाई दे रहे हैं कैसे तत्व हैं? भौतिक। उन भौतिक तत्वों को गिनते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सामान्य शब्दों में सभ्यता से आशय उस संपूर्ण भौतिक पक्षों से है जिसका निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। तो ये सारी चीजें आप जितने देख रहे हैं, कैमरा, लाइट, पंखे, एसी, बेंच, टेबल, ये सब क्या है? सभ्यता। क्योंकि इनका निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया है। यहां तक बात क्लियर। विशेषताओं की बात करें तो सभ्यता की सबसे पहली विशेषता मूर्त। ये क्या होती है? मूर्त होती है। ये पर्यावरण का वो भाग है जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा भौतिक पक्ष, तो सभ्यता संस्कृति रूपी साध्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी जो भी साधन हैं संस्कृति को प्राप्त करने के, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। यानी सभ्यता में हम सभी भौतिक पक्षों को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। अगली विशेषता साधन, तो जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो संस्कृति के साधन के रूप में प्रयोग होती है। जैसे मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूं, ये क्या है? संस्कृति है। आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, ये संस्कृति है। पर उसके लिए सारे साधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कागज इस्तेमाल कर रहे हैं, पेन इस्तेमाल कर रहे हैं,
है ना, ये बेंच टेबल इस्तेमाल हो रही, पंखा एसी ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सब क्या है, साधन है, जिसके कारण आप संस्कृति को क्या कर पा रहे हैं, ग्रहण कर। ठीक है, अगला है प्रगतिशील। तो जो सभ्यता होती है ये एक रेखीय दिशा में इसकी प्रगति होती है, अर्थात यह अपने आप में सुधार करती रहती है। जैसे आप देखें, पहले जो घर बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे, बांस लकड़ी वगैरह की झोपड़ियाँ टाइप की बना ली जाती थी, है ना। झोपड़ी के बाद फिर मिट्टी के मकान आए, ठीक, मिट्टी के मकान के बाद पक्के मकान आए, फिर उसके बाद और अच्छी सुविधा युक्त मकान आए। तो ये जो मकान है ये कैसे हो रहे हैं, रेखीय दिशा में, यानी अपने आप में क्या करते जा रहे हैं, सुधार करते जा रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है परिवर्तन तीव्रता से। जो सभ्यता है इसमें जो परिवर्तन है वो संस्कृति की अपेक्षा बहुत तीव्रता से आता है। आप देखें जैसे वस्त्र पहनने का तरीका या जो आपके बाल रखने का तरीका है ना, हेयर स्टाइल रखने का जो तरीका है, ये कैसे होता है, बहुत तेजी से परिवर्तित होता है। भाई आप ये टेक्नोलॉजी चल रही है, इसकी जगह दूसरी आ गई, कैमरे, आज ये है, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, अपन ने उसको ले लिया, उससे अच्छी आ गई। दिन प्रतिदिन क्या हो रही, सभ्यता परिवर्तित होती है। तो ये बहुत तेजी से परिवर्तन, संस्कृति में इतनी तेजी से परिवर्तन नहीं होता, यानी आपके मूल्य मानक जो विचार है वो इतनी तेजी से परिवर्तित नहीं होते जितनी तेजी से सभ्यता में परिवर्तन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हस्तांतरण आसान। तो सभ्यता का जो हस्तांतरण है वो बड़ी कठिन रहेगा। भाई अगर मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं, मतलब ये संस्कृति है, तो सिखाना ज्यादा कठिन होता है, और मैं कहूं कि ये नोट्स आप रख लीजिए, ये ज्यादा आसान रहेगा। ये 2 मिनट का काम था, मैं आता नोट देता, हो गया, सोशियोलॉजी खत्म। क्यों, दे तो दिया, जो चीज थी आप तक पहुंच गई। क्यों, ये पेपर पहुंच पाता, विचार आप तक नहीं पहुंच पाता। विचार क्या है, संस्कृति है, पेपर क्या है, सभ्यता है। तो सभ्यता का हस्तांतरण क्या होता है, आसान। यहां तक बात क्लियर। ये थी आपकी सभ्यता की विशेषताएं। अब देखेंगे सभ्यता और संस्कृति में कुछ अंतर पाए जाते हैं, फिर देखेंगे दोनों में कुछ संबंध भी पाए जाते हैं। तो अंतर में सबसे पहला अंतर हम देखते हैं कि साहब जो सभ्यता होती है वो कैसी है, मूर्त, जो दिखाई देती है, और जो संस्कृति है वो कैसी है, अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट, सभ्यता के अंतर्गत भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं, जैसे वस्त्र, पंखा, टेबल आदि। वहीं संस्कृति के अंतर्गत अभौतिक पक्षों को, जैसे प्रथा, परंपराएं, मूल्य आदि। ठीक है। सभ्यता में परिवर्तन संस्कृति की अपेक्षा तीव्र गति से आता है, यानी संस्कृति धीमी गति से परिवर्तित होती है और जो सभ्यता है वो तेजी से परिवर्तित होती है। ठीक है। सभ्यता का जो हस्तांतरण है वो एक समाज से दूसरे समाज में बिना किसी परिवर्तन के आसानी से किया जा सकता है। वहीं जो संस्कृति है, जब आप उसको एक समाज से दूसरे समाज में ट्रांसफर करेंगे तो वो जस की तस ट्रांसफर नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। भले बहुत छोटा परिवर्तन आए, भले ऐसा परिवर्तन आए कि वो आपको समझ में ना आए आसानी से, पर परिवर्तन जरूर आएगा, है ना। आप देखें जैसे कोई भी यह सम्मान प्रदर्शन करने का तरीका, पहले बकायदा नीचे घुटनों पर बैठ के दोनों हाथों से पैर छुए जाते थे, है ना। फिर थोड़ा परिवर्तन आया तो एक से ही छुए जाने लगे, मतलब घुटनों पे नहीं बैठे, दोनों पांव से छू लिए। फिर परिवर्तन आया तो एक हाथ से ही छू लिए, अब तो घुटने ही छू लिए, और नहीं छुए तो नहीं छुए, आजकल तो वो हो गया है। तो आशीर्वाद देने का तरीका भी वही हो गया। सामने वाला आया अपने सर, जैसी क्रिया होगी वैसी क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी, है ना। नेक्स्ट,
सभ्यता का मापन उसकी उपयोगिता की दृष्टि से आसानी से किया जाता है। कोई चीज कितनी उपयोगी, भाई पंखा ज्यादा उपयोगी नहीं था तो कूलर आ गया, कूलर ज्यादा उपयोगी नहीं रहा तो एसी आ गया। यानी हम उपयोगिता के आधार पर सभ्यता का मापन कर सकते हैं, पर संस्कृति का मापन संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समाज की जो संस्कृति है उस समाज के हिसाब से श्रेष्ठ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय समाज की संस्कृति श्रेष्ठ है और यूरोपीय समाज की खराब है, या पूर्वोत्तर जो कंट्रीज हैं उनकी खराब है। कहीं की भी आप अच्छी या बुरी नहीं कह सकते। हर समाज की संस्कृति अपने समाज के लिए क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, सभ्यता में परिवर्तन रेखीय क्रम में होता है। जैसे बताया था ना, एक रेखा में सीधा है ना, एक रेखीय क्रम में होता है, किंतु जो संस्कृति है इसमें जो परिवर्तन होता है ये चक्रीय क्रम में होता है। यानी जहां से शुरू होती है घूम फिर के वो एक समय बाद वहीं आ जाए। जैसे जब हमारा समाज की प्रारंभिक अवस्था थी तो हमारी संस्कृति में धर्म और अध्यात्म जो थे वो प्राथमिक, ठीक है। फिर भौतिकवाद आया, भौतिकवाद के बाद अगली स्टेप भौतिकवाद और धर्म का मिश्रण आ जाएगा, और फिर से जो संस्कृति है वो किधर चली जाएगी, धर्म प्रधान होने लगेगा। धर्म और अध्यात्म क्या होने लगेगा, प्रधान। तो जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन किस रूप में होता है, चक्रीय क्रम में परिवर्तन। क्लियर हुई बात। संस्कृति माध्य का कार्य करती है, सभ्यता इन माध्यमों को प्राप्त करने के लिए साधन का कार्य करती है। माध्य नहीं है, साध्य है। 7वें नंबर का जो पॉइंट है, संस्कृति साध्य का कार्य करती है। साध्य मतलब लक्ष्य, जिसको पाने की अपेक्षा हम और आप हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति से करते हैं, ठीक है। और सभ्यता किसका काम करती है, साधन का काम करती है, ठीक है। क्लियर है, तो दोनों में अंतर क्लियर है। अब हम देख लेते हैं दोनों में संबंध क्या क्या है, ठीक। पहला, सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी समाज में सभ्यता का स्तर संस्कृति को क्या करता है, प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए पिछड़े समाज के लोगों में आज भी परंपरागत मूल्यों मानकों को अधिक मात्रा में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वहाँ सभ्यता अर्थात संचार, यातायात के साधन, आधुनिक उपकरण, इन सब का क्या है, अभाव है। जहाँ इन सब का अभाव होता है वहाँ परंपरागत मूल्यों को महत्व दिया जाता है, और जहाँ ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं वहाँ आधुनिक मूल्यों को। तो हम कह सकते हैं कि जो सभ्यता है वो संस्कृति को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। जैसी सभ्यता होगी वैसी ही क्या होगी, संस्कृति होगी, ठीक है। चलिए दूसरा, सामान्यतः देखा गया है कि जिस समाज की जिस प्रकार की संस्कृति होती है उस समाज में वैसी ही सभ्यता का भी निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी समाज का लड़ाकू संस्कृति है तो उस समाज में रक्षा उपकरण और घातक हथियारों के निर्माण को महत्व दिया जाएगा। जैसे इजराइल, इजराइल कैसा बसा हुआ है, आसपास सब उसके विरोधी कंट्रीज हैं, तो उसका जो रक्षा बजट होता है वो अन्य देशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा युद्ध लड़ना पड़ रहे हैं, उनको ज़्यादा सुरक्षा का खतरा है। तो जैसी आपके यहाँ की संस्कृति होगी सभ्यता भी आपकी उसी प्रकार से होगी, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और एक समाज से दूसरे समाज में हस्तांतरण करने का माध्यम सभ्यता ही है। प्राचीन काल के साहित्य, नाट्यकला, चित्रकारी शैली आदि का हस्तांतरण छापे खाने के आविष्कार के परिणाम स्वरूप भी हुआ। यानी जब छापा खाना जो होता है ना, छापने की जो कला आई पेपर पर या पत्तों पर, जब ये आई उसके कारण ही क्या हुआ, संस्कृति को एक समाज से दूसरे समाज में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम हस्तांतरित कर पाए, ठीक है। साथ ही एक समाज की संस्कृति के मूल्य मानक दूसरे समाज में हस्तांतरण करने में आधुनिक उपकरणों ने क्या की, सहायता की।
भाई हमने आज आधुनिक उपकरण टीवी वगैरह इनके माध्यम से, न्यूज़ वगैरह के माध्यम से हम विदेशों का कल्चर भी देख पा रहे हैं, तो हमें उनके कल्चर का जो चीज़ अच्छी लगती है उसे हम क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। जरूरी थोड़ी कि हम जो भी यहाँ पर आप यूरोपीय संस्कृति को अपनाए हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि आप सब यूरोप घूम के आ गए थे क्या, नहीं है ना। फिर भी हम यूरोपीय कल्चर को अपना रहे हैं। ये भाई साहब जीन्स पहने बैठे हैं, अभी जीन्स कहाँ का, यूरोप के जो चरवाहे थे। अच्छा ये नहीं, कई लोग पहन के बैठे हैं इसलिए हंसना मत है। जो चरवाहे थे उनके कपड़े क्या हो जाते थे, वो घास, नुकीली घास के कारण जल्दी फट जाते। कहा जाओ यार ऐसी मोटी चीज हो जो आसानी से फटे ना, चरवाहों के लिए क्या कर दी गई, जीन्स बना दी गई। हमने उसको शान से पहना कि देखो जीन्स पहने हैं। ली कूपर का लेके आए 12,000 का है, 12,000 का है तो क्या है, चराने जा रहे हो क्या गाय में, है। तो ये सारी चीजें जो हमने फॉरेन की अडॉप्ट की हैं, तो उसके कारण क्या रहा, सभ्यता उसका एक मुख्य रीजन रहा। ठीक है, नेक्स्ट है सभ्यता और संस्कृति में स्पष्ट विभेद कर पाना संभव नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात एक के अभाव में दूसरा महत्वहीन हो जाएगा। जैसे जहाँ मंदिर सभ्यता का उदाहरण है, वहीं उसमें होने वाली पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि ये सब संस्कृति के उदाहरण हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ठीक है, अब एक नज़र मान लीजिए सभ्यता संस्कृति में अंतर या संबंध में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर रखिए। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है ना। संस्कृति में क्या विशेषता है, सभ्यता में क्या है अंतर, और फिर संबंध। अगर स्टार्टिंग का कंसेप्ट क्लियर है तो फिर संबंध, अंतर वगैरह आप आसानी से कर पाएंगे। हाँ, होता ही है। हमने बताया ना, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक समाज से दूसरे समाज में हस्तांतरण करना, यानी वही आदान प्रदान करना किसके माध्यम से संभव है, सभ्यता के माध्यम से। सभ्यता के अभाव में हम संस्कृति का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। भाई जैसे किताब है, किताब क्या है, सभ्यता का रूप है, मूर्त है। किताबों में चीज़ें लिखी हैं तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हुई, हस्तांतरित हुई, है ना। बढ़े आगे, चलिए आज का लास्ट टॉपिक है, फिर नेक्स्ट सैटरडे से पूरा रखेंगे, है ना। संस्कार। संस्कार के शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जिसमें मानव को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। अर्थात मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो कैसा प्राणी होता है,
जैविक प्राणी होता है, मतलब उसको समाज का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। बच्चे को अगर जन्म के साथ ही आप जंगल में छोड़ आए, है ना, जानवरों के बीच छोड़ आए, तो जब वो बड़ा होगा तो उसकी हरकतें जानवरों जैसी रहेंगी, ना तो उसमें भाषा का विकास हो पाएगा, ना ही उसमें सामाजिक मूल्यों मानकों का कोई विकास हो पाएगा। आपने मोगली देखा होगा, मोगली तो काफ़ी संस्कारवान बच्चा रहता है ना, पर वो चूंकि फिल्म थी इसलिए उसको ऐसा कन्वर्ट करके बताया गया था, पर जो वास्तव में मोगली था उसे सामाजिक मूल्यों मानकों का कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि वो कैसे पला बड़ा, समाज से अलग रह के पला बड़ा। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एक जैविक प्राणी के रूप में, मतलब जिसमें कोई भी सामाजिक मूल्य मानक नहीं होते, ठीक है। इस जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जिन साधनों का हम सहारा लेते हैं या जिसके माध्यम से हम जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, संस्कार। यानी हम उसका क्या कर रहे हैं, शुद्धिकरण, उसको सामाजिक मूल्य मानकों का ज्ञान दे रहे हैं। यहां तक बात क्लियर? देखिए, संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। इस प्रक्रिया में मनुष्य जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है एवं उसका व्यक्तित्व विकास होता है। मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाज उपयोगी बनाने के लिए, नैसर्गिक प्रवृत्ति जानते हैं, शारीरिक प्रवृत्ति है ना, जिनका समाज से कोई मतलब नहीं है ना। मनुष्य की नैसर्गिक जो प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों को समाज उपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक परिष्करण आवश्यक होता है। शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो और नैतिक भी हो, एथिकल भी हो। परिष्करण क्या होता है, आवश्यक होता है। और ये जो परिष्करण है, यानी ये जो शुद्धिकरण है, हम जिन माध्यमों से करते हैं, जिन साधनों से करते हैं, उन्हीं माध्यमों और साधनों को हम क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ मनु ने और दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, 16 संस्कारों की चर्चा की है। हिंदू धर्म में, या हम बात करें हिंदू संस्कृति में, 16 संस्कार पाए जाते हैं। ठीक है। स्थानीय स्तर पर इसके अलावा भी कई और संस्कार पाए जाते हैं जो लोकल उसमें लोग ऐड कर लेते हैं। हर समाज के कुछ लोकल रीति रिवाज होते हैं, है। आप देखें बुंदेलखंड के कुछ अलग हैं, बघेलखंड के अलग हैं, निमाड़ के अलग हैं, मालवा के अलग हैं, है ना। जब आप लोग एमपी पढ़ते होंगे तो उसमें अलग अलग, संजा का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है ना, भित्ति चित्रकला कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और राई कहाँ होती है, दिवाली कहाँ होती है, ये अलग अलग क्या है, ट्रेडिशन लोकल स्तर पर पाए जाते हैं। तो इन 16 के अलावा भी संस्कार हैं, पर हिंदू संस्कृति में मूल रूप से इन 16 संस्कारों को ही स्वीकार किया गया है। और इन 16 संस्कारों को करने के बाद ही जो मनुष्य है वो जैविक प्राणी से क्या बनता है, सामाजिक प्राणी बनता है। और जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया है, मनुष्य के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है और उसकी मृत्यु तक अनवरत चलती रहती है। मृत्यु के भी अंतिम दिन जब चलते हैं तो अंतिम दिनों में उसको गीता सुनाई जाती है ना। और भी क्या है, कुछ सुनाया जाता है। मरने के पहले गैया बछिया दान करवा ली जाती है। जा रहा है, अब जिंदगी भर नहीं सुनी, अब मरने की हालत में वो क्या गीता सुनेगा, बात समझ। तो वो अवस्था कौन सी रही, उसको जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बना। ठीक है। 16 संस्कार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गर्भाधान। अब देखिए, हिंदू संस्कृति में विवाह का उद्देश्य केवल यौन संतुष्टि नहीं है, मतलब शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही हमारे उसमें विवाह का उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, संतान प्राप्ति है। यह संस्कार सबसे पहला संस्कार है
जो विवाह की चौथी रात्रि को किया जाता है। इसके द्वारा गर्भ की शुद्धि की जाती है, जिसका विशेष उद्देश्य पुत्र प्राप्ति होता है। भाई हिंदू संस्कृति में पुत्र ही जब पिता की चिता को अग्नि देता है तभी पिता को मोक्ष मिलता है, ऐसा हिंदू संस्कृति में मान्यताएं प्रचलित हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है संतान प्राप्ति और मुख्यतः पुरुष संतान प्राप्ति यानी पुत्र प्राप्ति ही हमारे यहाँ मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ठीक है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। तो यह है पुत्र संतान के जन्म की कामना के लिए पुंसवन संस्कार संपन्न किया जाता है, जिसमें पुं अर्थात पुरुष संतान की प्राप्ति करना यह गर्भ धारण के 4 माह बाद किया जाता है। इसमें बरगद की छाल के रस को रात्रि के समय स्त्री की नाक के दाहिने छिद्र में डाला जाता है। इसके पीछे मान्यता यह रहती है कि इससे स्त्री का गर्भपात ना हो, है ना। मतलब जब 4 माह का जो हो जाता है, गर्भ जब 4 माह का हो जाता है तब ये संस्कार किया जाता है। हालांकि आज के समाज में ये सारे संस्कार क्या हो गए हैं, खत्म हो गए। अब औपचारिकताएं मात्र बची हैं। अब ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। औपचारिकता के रूप में 1-2 संस्कार आपको देखने को मिलते होंगे। विवाह देख लिया होगा या अंत्येष्टि देख ली, है ना। ये 2 मूल संस्कार हैं जो आज भी बने हुए हैं, बाकी ये अब लगभग खत्म है। नेक्स्ट है संतानोन्नयन, है ना, सीमांतोन्नयन है, वही मैं कहूँगा सीमांतोन्नयन है। इसमें है दुष्ट शक्तियों से गर्भ की रक्षा के लिए गर्भवती स्त्री के केशों को ऊपर उठाकर उसको संवारने का कार्य उसके पति के द्वारा किया जाता है। कहीं कहीं महिला के माथे में सौभाग्यवती स्त्रियां सिंदूर लगाकर इस संस्कार को पूरा करने का कार्य करती हैं। ठीक है। ये जो तीनों संस्कार हैं, ये आपने जो देखे, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये क्या है, जन्म से पूर्व के, है ना। मतलब जब शिशु जन्म नहीं लेता है उसके पूर्व से ये संस्कार किए जाते हैं। ठीक है। अगला संस्कार जात कर्म। यह जन्म के समय किया जाता है, जिसमें बच्चे की नाभि को काटकर माँ तथा बच्चे को नहलाया जाता है। इसमें पिता अपने बच्चे के कानों में आशीष वचन बोलता है ना। ये कौन सा है, जात कर्म, जो कब होता है, जन्म के समय होता है। ठीक। अगला आता है नामकरण। प्राचीन काल में हिंदू संस्कृति के अंतर्गत नाम के विशेष महत्व को स्वीकार किया जाता था। भाई जैसा नाम होगा वैसा ही बच्चे का कर्म भी होगा, ऐसा माना जाता था। तो इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसके नाम का प्रभाव होता है। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही गणनाएं करता है। जन्म के 11वें या 12वें दिन विभिन्न विधियों को पूरा करते हुए नामकरण संस्कार पूरा किया जाता है। ठीक है। तो अगला संस्कार कौन सा हो गया, नामकरण। ठीक। नेक्स्ट है निष्क्रमण, घर से निकलना। यह संस्कार जन्म के 4थे माह में संपन्न किया जाता है। ठीक है। इसके माध्यम से शिशु को घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है, ताकि शिशु प्रकृति के सानिध्य को प्राप्त कर सके। यानी इसमें सूर्य का क्या किया जाता है, दर्शन करवाया जाता है, यानी पहली बार सूर्य की रोशनी में लाया जाता है। ठीक है। अगला है अन्नप्राशन। शिशु जन्म के 6 माह से लेकर 12 माह तक, अर्थात जब दांत निकलते हैं तब इस संस्कार को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। इसके अंतर्गत आवश्यक पोषक पदार्थों की पूर्ति के लिए माँ के दूध के साथ साथ अन्य पोषक पदार्थ शिशु को प्रारंभ किए जाते हैं। इसमें शहद या खीर शिशु के मुख में स्पर्श कराने का प्रावधान है। ठीक है। ये कौन सा है, अन्नप्राशन। ठीक। अगला है
चूड़ाकरण या चौल, इसमें मुंडन किया जाता है, इसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। यह 3, 5 या 7 वर्ष में होता है। पराशकर गुहा सूत्र के अनुसार चूड़ाकरण से लंबी उम्र एवं कल्याण प्राप्त होता है। मतलब हर उसके पीछे कुछ ना कुछ मान्यता चलती है। अगली है कर्ण भेद। कर्ण भेद संस्कार का आधार वैज्ञानिक माना जाता है। इसमें यह माना जाता है कि इसमें सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। इसमें शिशु के कानों को छेदा जाता है ना। कर्ण भेद संस्कार। उसके बाद है विद्या आरंभ। शिक्षा का आरंभ विद्या आरंभ के साथ किया जाता है। गुरु के द्वारा पट्टी पर ओम और स्वास्तिक लिखकर वर्णमाला का कोई अक्षर लिखा जाता है। यह उपनयन के पहले किया जाने वाला संस्कार। ठीक है, विद्या आरंभ। फिर है उपनयन संस्कार, समीप ले जाना इसका अर्थ होता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है उपनीयमान, अर्थात बालक को गुरु के घर ले जाकर उसे वहाँ शिक्षा ग्रहण कराना। ठीक है, शूद्रों के अलावा तीनों वर्णों के लिए यह संस्कार अनिवार्य था। केवल शूद्रों के लिए शिक्षा वाला नहीं था, बाकी जो 3 वर्ण थे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों के लिए अनिवार्य था। ठीक है, नेक्स्ट है वेदा आरंभ। सबसे पहले गुरु व्यास ने इसे संस्कार के रूप में उल्लेखित किया है। पहले इसे उपनयन के साथ ही मान्यता प्राप्त थी। वेदारंभ से पूर्व गुरु अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य का पालन कराने की एवं संयमी जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते हैं तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदों का अध्ययन कराते हैं। ठीक है, वेदारंभ। फिर समावर्तन या स्नान। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है वेदों के अध्ययन के उपरांत गुरुकुल से घर की ओर जाना। इस संस्कार को स्नान संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि स्नान के बाद ही विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम के कृत्यों से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसे स्नातक भी कहा जाता है। इस संस्कार की सामान्य आयु कितनी रखी गई थी? 25 वर्ष, क्योंकि हमने बताया था कि भाई ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से कहाँ तक चलता है? 25 वर्ष तक। फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाता है। तो अगला है विवाह। हिंदू संस्कृति में विवाह को भी क्या माना गया है? संस्कार की मान्यता दी गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता वो अपने ऊपर ऋणों को नहीं उतार पाता है। इसलिए जो व्यक्ति विवाह नहीं करता उसे यज्ञहीन कहा जाता है। भाई हमारे हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के ऋणों से युक्त होता है ना। पित्त ऋण, गुरु ऋण, ये सारे जो होते हैं, अतिथि ऋण, विभिन्न ऋणों से आप क्या हैं? युक्त हैं। और इन ऋणों को पूरा करने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ते हैं। ठीक है, और जो यज्ञ हैं वो बिना पत्नी के आप पूर्ण नहीं कर सकते। तो बिना पत्नी के, आपने देखा होगा रामायण में जब श्री राम सीता जी को क्या कर देते हैं? वनवास भेज देते हैं, तब यज्ञ उनको जो करना रहता है तो सीता जी की सोने की क्या बनवाई जाती है? मूर्ति बनवाई जाती है। उसके साथ वो यज्ञ को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर आप इन यज्ञों को यानी इन ऋणों को नहीं उतारते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और मोक्ष की प्राप्ति अगर आपको करना है तो आपको विवाह करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ विवाह को क्या माना गया है? एक संस्कार माना गया है। यानी विवाह के बिना आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और लास्ट है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि को अंतिम संस्कार के रूप में भी क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। मृत शरीर की विधिवत अंत्येष्टि क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं क्या हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं। प्राण छूटने के बाद व्यक्ति इस लोक को छोड़ देता है, अतः शेष बचे हुए शरीर को विधिवत अंत्येष्टि क्रिया करके नष्ट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ माना जाता है भाई आत्मा क्या करती है? शरीर बदलती रहती है और आत्मा मुख्य है। हमारे यहाँ शरीर को मुख्य नहीं माना गया, तो हमारे यहाँ आत्मा को मुख्य माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो शरीर किसी काम का
नहीं बचा है, तो इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। हमारे हिंदू संस्कृति में जो जलाने की प्रथा है उसके मूल में यही विचार काम करता है कि भाई अब आत्मा चली गई है तो अब इसका तो कोई महत्व बचा नहीं है। बाकी अन्य संस्कृतियों में जैसे आप देखें गाड़ने की प्रथा है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई एक समय आएगा जब ये सब जिंदा हो जाएंगे, फिर ईश्वर उनके कर्मों का हिसाब करेगा, है ना, कर्मों का हिसाब करेगा। ये ईसाई धर्म में भी माना जाता है, मुस्लिम धर्म में भी माना जाता है कि कौन सा दिन उसको कहा जाता है कि वो जो दिन आएगा उस दिन सबका वो होना है, इसलिए कयामत का दिन। हाँ साहब, कयामत का दिन। ठीक, देखो समस्या क्या, उधर क्यों देखने लगे, शब्द सुनाई दिया था ना, तब क्या किसने बोला। अगर सब लोग अपना अपना काम करने लगे, मैं गारंटी दे रहा हूं मोदी जी की तरफ से अपना देश 5 साल में अपना अपना बस काम करें, दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। दूसरा क्या कर रहा है, अपन आधे समय अपना समय यही बर्बाद करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है। अच्छा, वो चाय पीने गया, उसको जाने दो ना, उसके सिलेक्शन से आपके सिलेक्शन का कोई जुड़ाव है नहीं, आपका सिलेक्शन आपका है, उसके चाय पीने जाने से आपके सिलेक्शन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, आप अपनी पढ़ाई पे जाए। क्लियर है? चलिए, तो साहब अंत्येष्टि है ना, फिर किसान छूट गया क्या, ठीक है। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु अर्थात बालक का जब वेदों का अध्ययन पूर्ण हो जाता है तब गुरु के समक्ष समावर्तन से पूर्व उसके बालों की क्या की जाती है, सफाई की जाती है। इसके बाद ही उसे स्नातक की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तो समावर्तन के पूर्व का है ये, है ना, इसके पूर्व का ये 13 नंबर पे आ जाएगा। और ये समावर्तन 14 पे, विवाह 15 पे और अंत्येष्टि 16 पे। ध्यान रखिए, बस ये 16 संस्कार आपके हिंदू संस्कृति में क्या किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। और इन संस्कारों को करके ही व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। स्टार्टिंग में तो केवल लड़कों के लिए, महिलाओं के लिए ही बने। आप देखें गुरुकुल में जो शिक्षा देखते हैं तो वो पुरुषों की है, ये विभेद तो पाया। इसी के कारण इनकी कई बार आलोचना भी की जाती है। चलिए, इसके महत्व को देख लेते हैं कि जो संस्कार है हिंदू संस्कृति में, जो संस्कार पाए जाते हैं, इसके महत्व क्या है और इसके दुष्प्रकार क्या है। पहला महत्व सामाजिक व्यवस्था। भाई संस्कारों के माध्यम से आपने हर आयु स्तर में व्यक्ति को कौन से कार्य करना है, कौन से नहीं करना है, वो पहले से ही डिसाइड कर दिए। जब सबके काम पहले से डिसाइड रहेंगे तो जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, जो सोशल सिस्टम बना हुआ है, उस सोशल सिस्टम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, एक सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक एकता। तो ये जो संस्कार है, जब इन संस्कारों को पूर्ण किया जाता है तो इन संस्कारों को पूर्ण करते समय लोग अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, व्यापारियों को बुलाते हैं। ठीक है। तो उस समय जब ये संस्कार पूर्ण किए जाते हैं तो लोगों में एक सामाजिक एकता का क्या होता है, भाव विकसित होता है। ये सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं। भाई कई लोग बड़े दिनों के बाद मिलते हैं, एक दूसरे से सुख दुख साझा करते हैं, है ना। ये समाज में एकता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए इस्माइल दुर्खीम और मर्टन ने एक अध्ययन किया। मुख्यतः मर्टन का अध्ययन था कि उनने कहा कि एक जनजाति का वो अध्ययन कर रहे थे, तो उनने कहा कि एक जनजाति, उसमें ये प्रथा चलती थी, प्रतिवर्ष वो जनजाति के लोग वर्षा सीजन से पहले पहाड़ पर चढ़ जाते थे। पहाड़ पर चढ़ के बहुत बड़ा पत्थर, है ना, उसको क्या करते थे, पहाड़ से गिराते थे। जब वो धड़कता था, नीचे आता था, तो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आ रही। वो कहते भाई ये जो गड़गड़ की आवाज़ आती है, ये आवाज़ बादलों तक पहुंचती है।
बादलों तक पहुंचने के कारण फिर वर्षा होती। ठीक है, इलॉजिकल था, बात समझ रहे। लेकिन जब मर्टन ने इस घटना का अध्ययन किया तो मर्टन ने कहा कि ठीक है, भले ये घटना हमें इनलॉजिकल लग रही। मर्टन एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा भले ये घटना देखने में हमें इनलॉजिकल लग रही है, लेकिन इस घटना या इस कार्य से समाज में एकता बढ़ती। क्यों? क्योंकि उस दिन सभी जनजाति के लोग एक साथ क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। सब में एक समान भाव आता है कि भैया ये पत्थर पहले तो ऊपर तक ले जाना है, बड़ा सा पत्थर, सब मिलजुल के काम करते हैं, सहयोग की भावना बढ़ती है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, फिर वहाँ से उस पत्थर को ढड़का रहे हैं, उसके बाद विधि पूजन मूजन और नृत्य वगैरह ये सब करते हैं, तो उससे समाज में क्या होती है, एकता बढ़ती है। उसी प्रकार से जब हम इन संस्कारों को पूरा करते हैं तो सामाजिक एकता बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण। भाई संस्कारों में पहले से क्लियर है कब आपको क्या काम करना है। एक समाज का नियंत्रण व्यक्ति पर क्या है, बना रहता है ना। कि व्यक्ति उसी प्रकार के कार्य करता है जो कि पहले से पूर्व निर्धारित होते हैं। तो समाज का नियंत्रण व्यक्ति पर बढ़ाना, ये भी एक प्रमुख महत्व या प्रकार है संस्कारों का। ठीक, नेक्स्ट, आध्यात्मिक विकास। तो जब हम विभिन्न प्रकार के, चाहे वो शिक्षा आरंभ करना हो, है ना, ये वेदों का अध्ययन करना हो, ये सारे जो संस्कार किए जाते हैं, इससे व्यक्ति में आध्यात्मिक चीजों का क्या होता है, विकास होता है। और आध्यात्मिक विकास होने के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी क्या होता है, विकास होता है। ठीक, नेक्स्ट, सामाजिकरण। भाई संस्कारों के माध्यम से हम समाज के मूल्यों मानकों को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये संस्कार है, ये सामाजिकरण का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। सामाजिकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन, मतलब समाज के मूल्यों मानकों को सीखने की प्रक्रिया, उसे क्या कहा जाता है, सामाजिकरण। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा आप समाज के मूल्य मानक इन सबको सीखते हैं। ठीक है, तो उसे सामाजिकरण कहा जाता है। संस्कारों के माध्यम से भी आप समाज के मूल्यों मानकों को क्या करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक परिवर्तन है। संस्कृति परिवर्तन का माध्यम, यानी परिवर्तन नहीं करेंगे, हस्तांतरण करेंगे। शब्द को वो कर लीजिए, संस्कृति हस्तांतरण का माध्यम। ठीक है, तो जो भी सांस्कृतिक मूल्य है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में संस्कारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। संस्कारों के माध्यम से ही हम अपनी पिछली पीढ़ी के मूल्यों मानकों को जानते हैं, फिर उनको अगली पीढ़ी में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये संस्कृति हस्तांतरण का क्या है, माध्यम है, परिवर्तन का नहीं, ध्यान रखिए। अगला है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। तो जो संस्कार हैं, ये गर्भस्थ जब शिशु होता है गर्भ में, तो उस महिला में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा बढ़ाते हैं। भाई जो संस्कार किया जाता है कि भाई इससे शिशु पर जो बुरी आपदाएं हैं या जो बुरी आत्माएं हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं किसको बढ़ावा देते हैं, मानसिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। ठीक, तो जो अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं उनके क्या है, महत्व हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं दुष्प्रकार भी है कुछ, इनके नकारात्मक प्रभाव भी संस्कार के। जैसे सबसे पहले भेदभाव को बढ़ावा है, तो शूद्रों के साथ में भेदभाव हुआ या महिलाओं के साथ में जो भेदभाव हुआ, तो ये संस्कार हैं कि विभिन्न प्रकार के विभेदों का वो समाज में क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अगला है रूढ़ियों को बढ़ावा। भाई अब कई संस्कार जिनका कोई महत्व नहीं बचा है, फिर भी लोग उन संस्कारों को क्या है, कंटिन्यू किए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज में किसको बढ़ावा देते हैं, रूढ़ियों को बढ़ावा देते हैं। जैसे हमने बताया कि भाई जो
पुंसवन संस्कार पाया जाता है। ये क्या है? पुत्र प्राप्ति के लिए। तो अब ये रूढ़ी को बढ़ावा दे रहा है कि भैया महिलाएं जो हैं पुराने जन्मों का आपका बुरे कर्म होंगे इसलिए पुत्री की प्राप्ति हुई है ना, अच्छे कर्म किए होंगे तो पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब ये इन लॉजिकल जो रूढ़ियां हैं इनको भी क्या कर रहा है? संस्कार बढ़ावा दे रहा है। भाई इसका कोई लॉजिक तो होता नहीं है ना। नेक्स्ट है वैज्ञानिकता का अभाव। तो कई संस्कार ऐसे हैं जिसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। जैसे हम इसी को ले लें, नामकरण। अब जिसका नाम शेर सिंह है जरूरी थोड़ी कि वो शेर ही जैसा होगा, है ना। पता है सबसे डरपोक व्यक्ति वही है पूरे ग्रुप में जिसका नाम ही शेर सिंह है ना। तो ये वैज्ञानिकता का क्या है? इनमें अभाव है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये जितने भी हैं ये क्या है? वैज्ञानिक। भाई आप कह रहे हैं कि भाई विवाह करेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, कर लिया नहीं हो रही तब क्या करेंगे? है कोई लॉजिक है? तार्किक रूप से आप बता सकते हैं? नहीं ना। मतलब किसी भी उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा ही। मतलब आप ये सारे संस्कार पूरे करेंगे तो ये हो ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो संस्कार हैं इनमें वैज्ञानिकता का क्या है? अभाव है। ठीक। और लास्ट वही ये लिंग विभेद को भी क्या करता है? बढ़ावा देता है। जैसा कि बताया कि महिलाओं के साथ जो विभेद है उसको संस्कारों के कारण बढ़ावा मिलता है। अब एक नजर मान लीजिए, कोई डाउट हो? नोट्स किसको नहीं मिला था? 2 लोग बच गए। हाँ, और कौन बचा? बाकी सबको मिल गए। ठीक है। तो नेक्स्ट सैटरडे आप ये नोट्स भी लेते आइएगा। इसके आगे का जो रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। हाँ, धार्मिक उन्माद। भाई धर्म के आधार पर जब आप समाज में कुछ लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना, सामाजिक व्यवस्था को आप हानि पहुंचाते हैं तो उसे धार्मिक उन्माद कहा जाता है। यानी लड़ाई झगड़ा, ठीक है, शांति व्यवस्था को भंग करना, उसे कहा जाता है धार्मिक उन्माद। क्या? संस्कृति अपनी प्रासंगिकता खो रही है। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृतियां या तो समाप्त हो गई। प्रासंगिकता मतलब अब वो